अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे पास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 10 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 10th में चैप्टर नंबर 10 मतलब आपने 9th क्लास में पहले 9 चैप्टर आपने पढ़ लिए थे। अब हमारे पास 10th क्लास में चैप्टर नंबर 10 ये आपका पहला चैप्टर है, क्योंकि 9th में आपने पहले 9 पढ़ लिए थे, तो 10th में आपका जो चैप्टर नंबर 10 है यही आपका पहला चैप्टर है। तो ये हमारे पास है गैसियस एक्सचेंज। अब आज का हमारे पास इसमें हमने इंट्रोडक्शन को डिस्कस करना है कि गैसियस एक्सचेंज क्या है, किस तरीके से होती है और ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर गैसेस का तबादला क्यों होता है, ये आज हमने इसके अंदर डिस्कस करना है। अब देखें हमारे पास गैसियस एक्सचेंज, सिंपली हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ टर्म्ड एज गैसियस एक्सचेंज। मतलब क्या कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकल जाना, ये अमल कहलाता है गैसियस एक्सचेंज। तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि ऑक्सीजन ही अंदर आए? बेसिकली अब प्लांट्स के अंदर जब फोटोसिंथेसिस का अमल होता है तो उसमें ऑक्सीजन बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है। अब देखें, ये हमने जो गैसियस एक्सचेंज की बात कर रहे हैं ये टोटली तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया भी आ जाएंगे, जिसमें हमारे पास इंसान भी आ जाएंगे, तमाम जानवर आ जाएंगे, तमाम प्रोटिस्ट आ जाएंगे। मतलब दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हम सब की बात कर रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ प्लांट्स को देखते हुए ये कह देते कि टेकिंग इन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉट ऑक्सीजन, तो ये हमारे पास गलत हो जाना था, क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके आते हैं। इसके अलावा तमाम एनिमल्स के अंदर हमारे पास गैसियस एक्सचेंज में ऑक्सीजन ही अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इवन कि अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस के साथ साथ प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन का अमल भी होता रहता है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में फ़र्क सिर्फ इतना है कि फ़ोटोसिंथेसिस दिन के टाइम होता है और रेस्पिरेशन 24 घंटे होती रहती है प्लांट्स के अंदर। जब प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन का अमल होता है तब प्लांट्स में भी ऑक्सीजन अंदर जा रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही होती है, जो कि दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस से ही एक्सचेंज हो जाती है। तो ये हम आगे डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास गैसियस एक्सचेंज क्या है? टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ टर्म्ड एज गैसियस एक्सचेंज। के गैसेस का ऐसा तबादला जिसमें ऑक्सीजन अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, ठीक है, इसको हम नाम देंगे गैसियस एक्सचेंज। हमारे पास दो प्रोसीजर्स हैं, एक ब्रीदिंग और एक सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं और सेलुलर रेस्पिरेशन को इंटरनल रेस्पिरेशन का नाम भी दिया जाता है। अब ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग बेसिकली एक ऑर्गन लेवल पर एक हमारे पास क्या है, एक प्रोसीजर है, एक मैकेनिज़्म है। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपली हमारे पास ऑक्सीजन अंदर आ रही होती है नाक के ज़रिए। जितने भी हमारे पास एनिमल्स मौजूद हैं आम तौर पर उनके पास ये बाकायदा तौर पर यह रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये एक ऑर्गन सिस्टम है जो डिफरेंट ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारी बॉडी से बाहर निकल रही है। तो ये अमल क्या है? ये अमल एक ब्रीदिंग का अमल है। इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो शामिल हैं, जैसे हमारे पास ये नेज़ल कैविटी, इसी तरह हमारे पास ये लंग्स। अब इसमें क्या है कि ऑक्सीजन अंदर आती है, जैसे ही फेफड़े फूलेंगे ऑक्सीजन अंदर आएगी। अब इसका मैकेनिज़्म कैसे होता है ये आगे हमने डिस्कस करना है कि ब्रीदिंग का मैकेनिज़्म कैसे होता है, कैसे फेफड़े फूलते हैं और कैसे फेफड़े सिकुड़ते हैं और हवा बाहर जाती है। बस फ़िलहाल आपने ये ज़हन में रखना है कि जब फेफड़े फैलते हैं हवा अंदर आती है, उस हवा में से जो ऑक्सीजन होती है वो निकाल ली जाती है फेफड़ों से। कौन लेके जाता है? ये फेफड़ों से खून के अंदर चली जाती है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के अंदर भर दी जाती है। जैसे ही फेफड़े दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उन्हीं रास्तों से बाहर निकल जाएगी जिन रास्तों से ऑक्सीजन अंदर आई थी। तो फेफड़े फैलने से ऑक्सीजन अंदर आ रही है हवा के ज़रिए, और जब फेफड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से
इसी रास्ते को फॉलो करती हुई बाहर निकल जाएगी। तो ये अमल हमारे पास क्या है, ये अमल कहलाता है ब्रीदिंग। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑक्सीजन ब्लड के अंदर क्यों गई और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर कहाँ से आई। तो देखें, अब दूसरी साइड पे आते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। हमारे सवाल का जवाब इसी इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर ही है। बेसिकली ये हमारे पास एक सेल है, हम सिंपली एक सेल जो है ये हमने ड्रा किया है। इसको अगर हम नाम दे देते हैं कि ये ब्रेन सेल है, बोन सेल है, वट कोई भी सेल है ये हमारे पास। अब इसके अंदर ये फूड पार्टिकल मौजूद है। ये फूड पार्टिकल यहाँ पर ऐसे ही पड़ा रहेगा जब तक इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ये नहीं टूटेगा और ना ही इसमें से एनर्जी निकलेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हमारे पास फूड पार्टिकल यहाँ पर आ कैसे गया। तो जब हमने खाना खाया, वो खाना हमारे पास ओरल कैविटी से होता हुआ हमारे पास खुराक की नाली में जा पहुँचा। खुराक की नाली से वही खाना हमारे पास मैदा, और मैदे से हमारे पास जब अंतड़ियों में पहुंचता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत का एक हिस्सा ऐसा होता है जो खुराक को जज़ब करता है। बजाय तोड़ने के, जो टूटी हुई खुराक होती है जो ऊपर से टूट के आ रही है, बारीक हो के आ रही है, उसको जज़ब करता है और जज़ब करके उस सारी खुराक को भेज देता है ब्लड के पास, खून के पास। जैसे ही खून पूरी बॉडी के अंदर घूमेगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, तो वो तमाम बॉडी सेल्स को जहाँ जहाँ खुराक की ज़रूरत महसूस होगी वहाँ वहाँ ये फूड को पहुँचाएगा, खुराक के ज़रात को पहुँचाएगा। अब ये सेल जहाँ पर खुराक पहले पहुँच चुकी है, ये इस खुराक को तब तक नहीं तोड़ पाएगा जब तक इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अगर हम बड़े ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं जैसे कि इंसान, तो हमारे सेल्स के अंदर मौजूद खुराक नहीं टूट पाएगी। इसको तोड़ने के लिए बाकायदा तौर पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो यहाँ से ये फेफड़ों से ऑक्सीजन जो है ये खून में जाएगी। जैसे ही खून पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, तो पूरी बॉडी में जब ये ब्रेन सेल्स वाली साइड पे जाएगा, जब ब्रेन वाली साइड्स पर जाएगा, तो इस सेल को ऑक्सीजन देगा। ये सेल क्या करेगा, ये इस ऑक्सीजन की मौजूदगी में इस खुराक के अंदर मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा। जैसे ही ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगी, ये खुराक बर्न होगी, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड ये सेल क्या करेगा, ये बाहर निकाल देगा। जब दोबारा ब्लड सर्कुलेट करने के लिए आएगा, तो ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर चला जाएगा और ये फेफड़ों को देगा, ताकि फेफड़े जब सिकुड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर बाकायदा तौर पर इंटरनल रेस्पिरेशन में खुराक टूटती है, बर्न होती है, और इसी टूटने बर्न होने के अमल में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और तवानाई, हीट पैदा होती है, और इस तवानाई से एटीपी के मॉलिक्यूल्स को बनाया जाता है। इस हीट को एटीपी के अंदर ट्रांसफॉर्म किया जाता है, तब्दील किया जाता है। तो इस खुराक को सेल के अंदर तोड़ने के अमल को हम नाम देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, या फिर हम इसको नाम देते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। क्लियर। तो अब इसको हम डिफ़ाइन करते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है। हम ये कहेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस इन विच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड in food are broken by oxidation reduction reaction and energy is transformed into ATP। मतलब ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें सेल के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि खुराक के अंदर मौजूद है उनको तोड़ा जाता है और उसमें से निकलने वाली तवानाई को ATP के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। देखिए, हमें पता है कि कोई भी प्रोसीजर जिसमें बर्निंग का प्रोसीजर हो रहा हो, कोई भी किसी भी जगह पर बर्निंग का प्रोसीजर हो रहा हो, तो अमूमन उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो यहाँ पर फूड को बर्न किया जाता है और यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, और जो हीट है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एटीपी के अंदर। ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें खुराक को तोड़ते हैं। किसकी मदद से?